गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बल के बारे में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा बल के बारे में स्टडी किया था। बल हमने दो प्रकार के पढ़े थे बेटा। बल हमने कितने प्रकार के पढ़े थे? दो प्रकार के बल, दिखने वाले बल और नहीं दिखने वाले बल। कुछ बल इस प्रकार के होते हैं जो हमें दिखते नहीं है फिर भी वो लगते हैं, और कुछ बल ऐसे होते हैं जो हमें दिखते हैं। जैसे नहीं दिखने वाले बल में हमने चार प्रकार के बल की बात करी थी, जिसमें पहला था गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ भी लिया था, जो 9th क्लास में थोड़ा सा बेसिक था, तो उसको हमने स्टडी भी कर लिया था कि नहीं दिखने वाला बल जो सबसे पहला बल हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल, जो हमें दिखता नहीं है फिर भी वो लगता है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ ही आकर्षित करती है, ठीक है, तो वो जो आकर्षण बल होता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दूसरा बल है हमारा बेटा स्थिर वैद्युत बल, जो हमें दिखता नहीं है, ये आवेशों के मध्य लगता है। थोड़ा सा हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे फिर हम इस बल की बात करेंगे। तो दूसरा प्रकार जो था वो हमारा था स्थिर वैद्युत बल, जो हमें दिखता नहीं है। तीसरा बल जो था नहीं दिखने वाला वो चुंबकीय बल, दो चुंबक के बीच बल, दो चुंबक के बीच जो बल होता है वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है ना। चुंबक लो, एक चुंबक ले लिया, एक चुंबकीय कोई पदार्थ ले लिया जैसे लोहा, उनके बीच बल लगता है, ठीक है, वो बल भी हमें दिखता नहीं है। ऐसे ही चौथा जो इसमें था नहीं दिखने वाला वो नाभिकीय बल, नाभिकों के मध्य लगने वाला बल जो भी हमें दिखता नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से हम चार प्रकार जो है नहीं दिखने वाले बलों की बात करेंगे। फिर दिखने वाले बलों की बात हुई थी तो उसमें पहला था घर्षण बल, ठीक है ना। घर्षण बल दो वस्तुओं के संपर्क में आने से लगता है। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो घर्षण बल लगता है, हम जानते हैं। चिकनी सतहों पे घर्षण बल कम लगता है, खुरदरी सतह पे घर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए हम चिकनी सतह पे फिसल जाते हैं क्योंकि घर्षण बल कम होता है। उसमें हमने तनाव बल की भी बात करी थी कि तनाव बल, जैसे डोरी से कोई पत्थर बांध दिया तो डोरी में तनाव बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। mg के विपरीत दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे की तरफ लगा पत्थर पे, उसके विपरीत दिशा में तनाव बल भी लगता है डोरी में, तो वो बल हमें दिखता है। तनित हुई डोरी हमें दिखती है, ठीक है, ग्लूज एक तनित है, तो तनित किसके द्वारा होती है? तनाव बल से। और उसमें हमने एक और बल की बात करी थी, अभिलंब बल की। एक और बल की बात करी थी, वो कौन सा बल था? अभिलंब बल। इस तरह से हम तीन प्रकार के जो बल हैं वो दिखने वाले बल पढ़ेंगे और चार हम नहीं दिखने वाले बल पढ़ेंगे। तो पहला तो हम डिस्कस कर चुके, थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके। ये स्थिर वैद्युत बल जो है वो 12वीं क्लास में पढ़ोगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो 12वीं क्लास में पूरा डिटेल से पढ़ोगे बेटा। 12वीं क्लास में हम आवेशों के मध्य बल की बात करेंगे। अब देखो, स्थिर वैद्युत बल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें आवेश के बारे में पता होना चाहिए कि आवेश क्या चीज होती है, ठीक है ना। आवेश के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आवेश क्या चीज होती है। देखो, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, सुना होगा प्रोटॉन के बारे में, सुना होगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम आवेश बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश। ये जो कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन पे आवेश होता है। न्यूट्रॉन निरावेशित कण होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। हम ऐसा बोलते हैं। है क्या चीज? हम कैसे परिभाषित करें आवेश को? एक द्रव्य का गुण होता है ये आवेश। क्या होता है? एक द्रव्य का गुण होता है जिसके कारण वह या तो विद्युत बल या चुंबकीय बल अनुभव करे या उसको उत्पन्न करे, उसको हम आवेश बोल देते हैं, ठीक है ना। द्रव्य का एक गुण होता है जिसके कारण वो या तो विद्युत बल अनुभव या उत्पन्न करे या चुंबकीय बल अनुभव या उत्पन्न करे, उसे हम आवेश कहते हैं, ठीक है ना। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। और हम इलेक्ट्रॉन पे आवेश की बात करें तो ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन को E- से निर्देशित करते हैं। अगर इसके मापांक की बात करें तो +-1.6 10⁻⁻19 कूलम आवेश का मात्रक कूलम होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 माइनस का 10⁻⁻19 मतलब इलेक्ट्रॉन पे और प्लस में प्रोटॉन पे होता है। उतना ही आवेश प्रोटॉन पे होता है, प्लस में होता है, पर वो धनात्मक होता है, ठीक है। हमने दो प्रकार के आवेश की बात करी। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि आवेश क्या चीज है, अब हमें ये पता चल गया कि आवेश क्या चीज है। तो अब हम स्थिर वैद्युत बल की बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 12वीं क्लास में बहुत सारा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, हम तो थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। तो अगर हम स्थिर वैद्युत बल की बात करें, ठीक है ना, जो बल हमें दिखता नहीं, दो आवेशों के मध्य जनरल हम बात करें, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण बल की बात करी थी ना, दो पिंडों के बीच, वैसे हम दो आवेशों के मध्य, सपोज एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आपका आवेश है Q2, और उनके बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं कि सपोज r। जैसे आपने दो पिंडों की बात करी थी, एक पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M था, दूसरे पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m था, बीच की दूरी स्मॉल r थी। और फिर हमने गुरुत्वाकर्षण बल की बात करी, तो गुरुत्वाकर्षण बल ये कह रहा था कि गुरुत्वाकर्षण दोनों पिंडों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक स्टेटमेंट ये दिया था न्यूटन ने। दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया कि ये जो बल है वो बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके हिसाब से हमारा सूत्र बन गया था F बराबर G m1 m2 या कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र था जिसमें G सार्वत्रिक नियतांक होता था, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। उसकी वैल्यू फिक्स होती थी, चाहे पिंड छोटे लो चाहे बड़े लो। ऐसे हम दो आवेशों की बात करें जिनके परिमाण q1 q2 है, आवेश को हम q से निर्देशित करते हैं जनरली, इसका मात्रक कूलम होता है, इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो कूलाम ने दिया था, इसे हम कूलाम का नियम भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कूलाम का नियम। उसने आवेशों के बारे में ही बताया कि q1 q2 जो दो आवेश हैं वो r दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, इनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल का परिमाण, अभी हम परिमाण की बात करते हैं, इनके मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का परिमाण जो है वो समानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के। और गुरुत्वाकर्षण बल में पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती था बल, और यहाँ पे बल किसके बराबर, किसके समानुपाती है? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वैसा ही कुछ है बेटा, ध्यान से समझो। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई ये तो आपने सही बोला है, तो बीच की दूरी पर भी तो निर्भर करता है बल का परिमाण, तो ये तो वैसे ही निर्भर करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता था, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये बल। ठीक है, अब दोनों जो समीकरण है, पहली और दूसरी समीकरण, इन दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा? कंबाइन करने से बल का सूत्र आया F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये बल का परिमाण आया अपने पास। अब हमें समानुपाती चिन्ह हटाना होता है, वहां समानुपाती चिन्ह हटाया था तो कांस्टेंट क्या लिया था? कैपिटल G। जब यहां समानुपाती चिन्ह हटाऊंगा तो F बराबर सूत्र लिखा जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, F बराबर K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ये कूलाम बल, इसे हम कूलाम बल का सूत्र भी बोलते हैं, या हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण हमेशा ये होता है कि वो कितनी दूरी पे रखे हैं, उनका परिमाण क्या है, उस हिसाब से हम ये सूत्र निकालते हैं। ये नियम है, ये कूलाम ने दिया, ये कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसे इसलिए इसे कूलाम बल भी बोलते हैं। अब जैसे आपने वहां नियतांक कैपिटल G दिया था, यहाँ नियतांक कैपिटल K, ये K का मान भी फिक्स होता है अपना, चाहे आवेशों का परिमाण कुछ भी हो, छोटे आवेश लो चाहे बड़े आवेश लो, कुछ भी लो आप, K का जो मान है वो भी नियत होता है। K का मान जो है वो होता है 9 गुणा 10 की घात 9, MKS पद्धति में K का मान, SI पद्धति में 9 गुणा 10 की घात 9, इसका मात्रक हो जाएगा K के भी सूत्र हो जाएगा FR स्क्वायर बटा Q1 Q2, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। Q का मात्रक कूलम होता है, अपने पास दो आवेश गुणनफल में है तो कूलम का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी बेटा K का मान नियत है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब देखो आपने गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा था दिशा, हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल होता है, हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है बेटा? आकर्षण बल होता है। ठीक है, उसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है, मतलब कोई भी वस्तु अगर हम पृथ्वी की सतह पे गिराते हैं तो वो पृथ्वी की सतह पे गिरती है, ऊपर नहीं जाती, इसका मतलब पृथ्वी उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जो बल लगा वो आकर्षण बल हुआ। दो पिंडों के बीच बल की बात करें तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच आकर्षण बल लगता है। हालांकि बल का परिमाण बहुत छोटा होता है, छोटी वस्तुओं के लिए बल का परिमाण छोटा होता है, इसलिए हमें वो बल जो है वो फील नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, बट स्थिर वैद्युत बल जो है वो दोनों हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आवेशों की प्रकृति क्या है। अगर दोनों की प्रकृति समान है, मतलब या तो दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है, उस स्थिति में जो बल होगा वो प्रतिकर्षण वाला होगा बेटा। और अगर इसमें ऑपोजिट पोलैरिटी है, मतलब एक विपरीत प्रकृति की, एक प्लस है दूसरा माइनस है, उस स्थिति में आकर्षण बल लगता है। उस स्थिति में कौन सा बल लगता है बेटा? आकर्षण बल लगता है। जैसे अब देखो जनरल बात करें, अपने पास दो आवेश Q1 और Q2 जो है वो r दूरी पर स्थित है, ये 1 और ये 2 बिंदु आवेश है दो। अब मैं आपसे पूछूं, बल का परिमाण तो अपन निकाल चुके, इस टाइप का कुछ आएगा, Q1 Q2 पर लगाएगा, Q2 Q1 पर लगाएगा, समान परिमाण के बल लगाते हैं,
दिशा विपरीत आती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि Q1 पर Q2 कौन सी दिशा में बल लगाएगा, पहले ये चेक करना है कि ये जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। हमें ये चेक करना है कि ये जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। तो देखो Q1 Q2 दोनों की प्रकृति समान है, मतलब दोनों धनात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे Q1 पर Q2 की वजह से बल निकालेंगे तो वो इसी दिशा में लगता है। तो इसकी कंडीशन और है कि ये जो बल होता है ना, वो स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो जैसे मैं Q1 पर Q2 के कारण बल निकालूंगा तो उसकी दिशा इधर होगी प्रतिकर्षण वाली स्थिति में, उसको मैं लिख दूं F12 सदिश। इसको मैं क्या लिख दूं, F12 सदिश। 1 पर 2 के कारण बल जिसकी दिशा Q2 से Q1 की ओर, मतलब इस दिशा में, प्रतिकर्षण है ना इसलिए। इसी प्रकार अगर मैं Q2 पर Q1 के कारण बल निकालूं, Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात करूंगा तो बेटा इसमें भी प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि प्लस प्लस है दोनों, तो इस बार Q2 को Q1 उस तरफ भगाएगा, तो उस बल को हम निर्देशित करेंगे F21 सदिश से, F21 सदिश से। तो आप ध्यान से देखो बल कैसे लगे, ऐसे लगे बाहर की तरफ, इसका मतलब प्रतिकर्षण है। ये बल किस प्रकार के हैं, प्रतिकर्षण वाले बल हैं, दोनों रिपल्सिव फोर्सेस हैं। अब हम बात करते हैं विपरीत प्रकृति वाले आवेशों की, कि दो आवेश, एक को हमने मान लिया Q1, दूसरे को हमने मान लिया Q2, और बीच की दूरी स्मॉल r है, बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। अब ध्यान से देखो Q1 और Q2 एक प्लस का है और एक माइनस का, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का है। अब आप सोचो कि बल किस प्रकार के होंगे, परिमाण तो कुछ ऐसा ही होगा, K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब हम बात करें कि Q1 पर Q2 कौन सी दिशा में बल लगाएगा, Q1 पर Q2 कौन सी दिशा में बल लगाएगा, सोच के देखो। Q1 को Q2 अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, क्योंकि विपरीत प्रकृति है, तो Q1 को Q2 ने अपनी तरफ आकर्षित किया, कितने बल से, F12 सदिश से, जिसकी दिशा इधर होगी। ऐसे में Q2 पर Q1 के कारण बल निकालूं, इस बार Q1 जो है Q2 को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, कितने बल से, F21 सदिश से। इसका मतलब आपके पास कंडीशन आई F12 सदिश और F21 सदिश की दिशा ऐसे आकर्षित। ये कौन सा बल हुआ, अट्रैक्शन फोर्स, ये वाला कौन सा हुआ, अट्रैक्शन। ऐसे होगा तो रिपल्सन और ऐसे हुआ तो अट्रैक्शन। बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये जो हमने कांसेप्ट सीखा वो दिशा के लिए सीखा कि बल सदिश राशि होती है, चाहे कोई सा भी बल हो। अगर हम स्थिर वैद्युत बल की बात करें तो ये आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। आकर्षण बल किस स्थिति में होता है वो हमने देख लिया, विपरीत आवेशों वाली स्थिति में, और प्रतिकर्षण बल समान प्रकृति वाले आवेशों के केस में, ठीक है ना। तो हम इस तरह से दूसरा जो प्रकार हमारा स्थिर वैद्युत बल का, हम तुलना कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल की स्थिर वैद्युत बल से तुलना कर रहे हैं। हम ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा डिटेल से तो हम आगे अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, 12वीं क्लास में अपने बहुत आएगा कॉन्सेप्ट। तो हमें ये पता चल गया कि दोनों का लॉजिक तो सेम है। जो बल का परिमाण निकालते हैं उसमें द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती दोनों पिंडों के, इसमें दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरा जो नियम था वो तो सेम ही है, F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, उसमें भी यही था बेटा, F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। तो दो बलों की हमने तुलना करनी, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल की। अब हम एक और बात कर लेते हैं चुंबकीय बल की, ठीक है ना। अभी हम एक और बल की बात कर लेते हैं बेटा, चुंबकीय बल की, कि जो चुंबकीय बल होता है वो कैसे लगता है, ठीक है ना, उसका परिमाण कितना होगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम चुंबकीय बल के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम चुंबकीय बल की भी बात कर लेते हैं। देखो बेटा चुंबकीय बल, दो चुंबक की बात करते हैं। आपने क्षण चुंबक के बारे में सुना होगा। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं बेटा, दो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और इसमें भी जो बल होता है वो दो प्रकार का होता है, आकर्षण वाला भी होता है और प्रतिकर्षण वाला भी। देखो आपने कई बार एग्जांपल देखा होगा, अगर दो चुंबक लिए आपने, दो क्षण चुंबक, दोनों के दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव पास में लाते हैं तो वो चिपकते नहीं, उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे का दक्षिणी ध्रुव जैसे थोड़ा पास में लाएंगे दोनों चिपक जाती हैं। इसका मतलब एक स्थिति में आकर्षण बल लगा और दूसरी स्थिति में प्रतिकर्षण बल लगा। आकर्षण बल विपरीत ध्रुव वाली स्थिति में और समान ध्रुव वाली स्थिति में प्रतिकर्षण बल लगा। आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दो क्षण चुंबक की। एक क्षण चुंबक, ये इस तरह की जो चुंबक होती है उसे हम क्षण चुंबक बोलते हैं, बार मैग्नेट।
इसमें दो ध्रुव, मान लो ये n ध्रुव है और ये s ध्रुव है, आप इसके कितने ही टुकड़े कर लो, काट लो, हमेशा दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में कभी भी एकल ध्रुव संभव नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं इसको काट लूंगा दक्षिणी ध्रुव को अलग कर लूंगा, पॉसिबल नहीं। दूसरी छड़ चुंबक मैंने इससे r दूरी पर रख दी, इसमें भी आप कैसे ले लो, n इधर ले लो, s इधर ले लो, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा, दो छड़ चुंबक अलग अलग ले लो। अब देखो, आपने चुंबक के बारे में सुना होगा कि जो ध्रुव होते हैं चुंबक में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहां पे जो ध्रुव सामर्थ्य मतलब वहां पे जो बल है, या मैं बोलूं उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा होता है। चुंबक का प्रभाव जो है वो ध्रुवों पे ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है कि चुंबक का जो प्रभाव है वो ध्रुवों पे ज्यादा माना जाता है। तो हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ध्रुव सामर्थ्य। मैं बोल लूं कि जो n ध्रुव है उसकी ध्रुव सामर्थ्य मैंने m1 लिखी, n की हमेशा प्लस होती है और s की हमेशा माइनस होती है, इसे ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं। ध्रुव सामर्थ्य का मतलब वो कितना अट्रैक्ट कर सकती है दूसरे चुंबक को, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करती है। जैसे हम आवेश के परिमाण, आवेश की बात करते हैं या पिंडों की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल, आवेशों की बात करते हैं तो हम स्थिर वैद्युत बल। ये जो ध्रुव सामर्थ्य है वो चुंबक के अट्रैक्शन और रिपल्शन पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये भी एक भौतिक राशि होती है ध्रुव सामर्थ्य। जैसे आवेश होता है वैसे इसका ध्रुव सामर्थ्य हो m1 माने। जो दूसरी छड़ चुंबक थी इसका ध्रुव सामर्थ्य n का m2 और s का -m2। अब हमने दो जो बिंदु या दो जो सिरे लिए हैं वो n लिए, इसकी ध्रुव सामर्थ्य m1, इसकी ध्रुव सामर्थ्य m2, बीच की दूरी स्मॉल r। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट देखा जाए कि इन दोनों चुंबक के बीच लगने वाले बल का परिमाण वो किस पर निर्भर करेगा, ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल पर। दोनों चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होता है इनके बीच। अगर दोनों छड़ चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य मतलब ज्यादा होंगे, मतलब बड़ी चुंबक, बड़ी के लिए ज्यादा होता है ये वैल्यू, छोटी के लिए कम होता है, तो उस स्थिति में m1 m2 भी ज्यादा होंगी बड़ी चुंबक के लिए, तो जल्दी बल लगेगा, मतलब थोड़ा पास लाते ही वो अट्रैक्ट कर लेती है। और छोटी होती हैं जिनका ध्रुव सामर्थ्य कम होता है तो बहुत पास में लाने के बाद वो अट्रैक्ट करती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये कॉन्सेप्ट वैसा ही है जो पहले हमने दो नियम पढ़े हैं। अब उसके बाद देखो दूसरा जो नियम है वो तो कॉमन है सबके लिए, तीनों केस में कॉमन था। गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लो, स्थिर वैद्युत बल की बात कर लो, चाहे चुंबकीय बल की बात कर लो। ये हमारा कौन सा बल पढ़ रहे हैं हम, चुंबकीय बल। तीसरा बल जो था चुंबकीय बल की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट वही है, तीनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, F समानुपाती m1 m2 अपॉन r²। समानुपाती चिन्ह हटाते तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज k मान लिया, k m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पे भी k कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी जो k है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, उसके मात्रक विमा पढ़ लेंगे। तो आपके पास तीनों स्थितियों में बल जो है वो एक जैसे कॉन्सेप्ट का है। पिंड वाली बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण वाली बात करते हैं तो वहां द्रव्यमान के गुणनफल स्मॉल m1 m2 द्रव्यमान नहीं है, इनको बोला जाता है ध्रुव सामर्थ्य। स्मॉल m1 और m2 क्या है, जो छड़ चुंबक होती है उसकी ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य, ठीक है ना, m1 m2 ध्रुव सामर्थ्य होती है। तो जो बल लगता है चुंबकीय बल, दोनों चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसके हिसाब से ये सूत्र आता है। अब इसमें भी देखो, अगर n है तो प्रतिकर्षण ns है, मतलब इसको घुमा दो, s को इधर ले लो, n को, तो n और s में क्या होगा, आकर्षण। तो दिशा आपको कॉन्सेप्ट वैसे ही निकालना। प्रतिकर्षण वाली स्थिति में दोनों पे बल एक दूसरे पे ऐसे बल लगाएंगे, आकर्षण वाली स्थिति में दोनों एक दूसरे पे ऐसे बल लगाते हैं। तो ये हमने तीनों बल का कंपैरिजन आज पढ़ लिया बेटा, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। नाभिकीय बल के बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना क्योंकि ये तो 12वीं क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, वहां इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, नाभिकीय बल में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और यहाँ देखो तीनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है, इन तीनों में एक जैसा कॉन्सेप्ट है और इन तीनों को हमें ऐसे ही पढ़ना होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल से तो 12वीं क्लास में पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, उसमें वेक्टर का नॉलेज भी हमें बहुत चाहिए होता है। अगली क्लास में हम देखो बल थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, नहीं दिखने वाले बल। अगर हम टचिंग बल को पढ़ेंगे, अगर हम दिखने वाले बल की बात करेंगे तो उसमें मुझे थोड़ा सा वेक्टर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आना चाहिए। तो
अगली क्लास में हम थोड़ा सा गणित का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और उस गणित के कॉन्सेप्ट में हम त्रिकोणमिति को लेकर चलेंगे। थोड़ा सा त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद हम उस घटक की बात करेंगे, बल के घटक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, और उसके बाद हम सदिश पे आ जाएंगे बेटा। थैंक यू।